नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात संसद में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल की, जिसमें आपको बताएंगे संसद में बिल पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने क्यों मचाया हंगामा। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट क्यों तेज हो गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। देश की संसद में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो बड़े विधेयकों को मोदी सरकार ने आज पेश कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद किरेन रिजिजू ने बताया कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, लेकिन विपक्षी दलों ने चुनावी फायदा लेने का आरोप लगाते हुए विरोध जारी रखा। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने बताया सरकार ने वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। हंगामे के बीच वक्फ बिल पेश। लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया। बिल पेश होते ही विपक्ष ने खूब हंगामा किया और अल्पसंख्यकों के हक छीनने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों के बाद रिजिजू ने इसका जवाब देते हुए बताया कि क्यों ये विधेयक जरूरी था। रिजिजू ने इसे बाद में संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव भी रखा। विपक्ष से समर्थन की गुहार लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ आपको मिलेगी। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा कर रखा है। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल। एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो दो मिनट। जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूं, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहां बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत
Waqf board doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। विपक्ष ने बताया चुनावी एजेंडा। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने वक्फ बिल पर जमकर विरोध किया। संसद में कानून पर चर्चा के दौरान लगभग हर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। कांग्रेस, सपा, AIMIM, DMK से लेकर NCP के नेताओं ने भी इस बिल का विरोध किया। वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर विपक्षी सांसदों का कहना था कि यह बिल अधिकारों पर चोट है, यह हमारे संविधान पर हमला है और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इसी को देखते हुए यह बिल लाया गया है। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। Under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill, sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers.
Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under clause 4 and Waqf by user under section 3R1, government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? श्रीमती सुप्रिया सुले. Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my kid, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले. How? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform the parliament first before leaking it selectively to the media, is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. क्या होता है वक्फ? वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है. इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता है. दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं. वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं. ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं. वक्फ बिल के सबसे अहम बदलाव. कानून लागू होने के बाद हर नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. नई वक्फ संपत्ति दस्तावेज के बिना नहीं बनाई जा सकेगी. केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा. मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है. महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा. एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना भी इसमें शामिल है. 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करना और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद दी जाएगी. वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा. वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे. इनमें से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है. स्पेशल डेस्क, एनबी न्यूज.
भारतीय चुनाव आयोग की एक टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंची है। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव की लगातार उठ रही मांग के बीच चुनाव आयोग का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से फीडबैक भी मांगा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज। सीईसी के साथ चुनाव आयोग की टीम पहुंची श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का राज्य में विधानसभा चुनाव के ऐलान का बेसब्री से इंतजार है। वही विधानसभा चुनाव की यहाँ पर उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। देश के अन्य राज्यों हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ ही जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिरी महीनों में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जी हां, भारतीय चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंच गया है। ईसीआई की 5 सदस्यों की टीम में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार भी शामिल है। 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने की मांग। सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी है। आयोग सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। साथ ही पुलिस अधीक्षक, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी तैयारियों की समीक्षा होगी। शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव आयोग ने मुलाकात की। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया गया है। सभी को टाइम स्लॉट के मुताबिक समय दिया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात करने पहुंचे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जल्द चुनाव कराए जाने की बात कही है। एक ही डिमांड है, जम्मू कश्मीर की आवाम अब चाहती है कि अपनी एक सरकार बने। हम लोग इलेक्शन कमीशन को हमने यही कहा कि ये काफी दफा यहाँ आए, काफी दफा हम इनसे मिले। हमने उनसे कहा कि हमेशा यही होना नहीं चाहिए कि हम आए, आपसे मिले, बातचीत की, चाय की प्याली पी तो निकल गए। कोई आज जो है मस्बत इसका जो है फैसला होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं है। एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफ़ा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। एक ये भी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ जो है एलजी साहब से हमारी ज़ाती कोई मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, तो उनके जो फैसला जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाए। तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज किया जाए, उनको ये सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो। अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामला हैं जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ इलेक्शन। वी आर ऑलवेज बीन होपफुल एंड दिस टाइम ऑल्सो वी आर होपफुल। इलेक्शन कमीशन हैज assured us that this will now be completed because they said there were certain things which they had to complete, which they are now totally in place. They said by November, December last year, 23, those reservation issues were complete. Other things had to be done on the election commission basis. They have been completed and now I don't see any reason for not conducting the मीटिंग अच्छी हुई, खुशगवार माहौल में हुई। हमने बातें रखी हैं इलेक्शन कमीशन साहब के सामने और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, इत्मीनान से सुनी। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो बात पिछली बार की तरफ सिर्फ सुने ही ना, बल्कि आज वो कोई डिसीजन करें और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करें, जमहूरी राज। नहीं, उम्मीद तो हम करते हैं, हर बार करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते हैं हम, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों का वो जमहूरी हक जो पिछले 10 बरसों से इनसे छीना गया है, हम चाहते हैं कि वो जमहूरी हक जल्द अज जल्द वापस करें ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, उनसे अपने काम करवाएं, न कि बाहर से आपका कोई सिलेक्टेड आ जाए जिसके पास आप
बरसों तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे हमारे इश्यूज़ थे जो लोगों ने हमसे कहे थे कि इन इश्यूज़ पे बात होना चाहिए। एक तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा हो और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक क्राइटेरिया से जो है वो लिया जाए इस इलेक्शन में, और ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि सब लोग जो है अपनी कैंपेनिंग सही ढंग से कर पाए, फील्ड में जा सके, लोगों के पास जाके अपनी बात कह सके। उसके लिए जो इंतजामात है वो कमीशन को सबके लिए एक जैसे करने चाहिए। कमीशन की तरफ से तो रेस्पॉन्स तो ऐसे बहुत अच्छा रहा। बात उन्होंने हर एक बात सुनी, और सिर्फ सुनी ही नहीं, उस बात पे उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया, अपना रिएक्शन भी दे दिया। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वो इलेक्शन का ऐलान करें, और जो 10 वर्षों से जमहूरी हक छीना गया है, लोगों से ज्यादती की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी का 5 सीनियर लीडर्स का डेपुटेशन मिला, जिसमें ये अदनान कार्यकर्ता भी उनके साथ में था। एक फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बात हुई, और हमने स्ट्रांगली पुटअप किया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए। Topics have been decided in a very broader spectrum. We have strongly demanded that every political worker of every political party should be given a nice security so that he can grow free and fair for the elections. We have demanded adequate security for the all political leadership of the J&K. It is wonderful, and I'm sure Election Commission of India is going to take the call very soon, and I think they will announce the elections very shortly. उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग से की मांग। इससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में विधानसभा चुनाव कराने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस दिन आया था, उस दिन से हम चुनाव की तैयारी में लगे हैं। अब चुनाव आयोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे ताकि हम तैयारियां शुरू करें। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 370 के मामले में, उस दिन से हम इन इलेक्शन की तैयारी में लगे रहे। बीच में लोकसभा के इलेक्शन आए, वो भी हमने निपटा लिए। अब असेंबली के इलेक्शन होने हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोजा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। सर, क्या देखते हैं, नया कश्मीर हर बार बोला जाता है दिल्ली में, लेकिन नया जम्मू कश्मीर आतंकवाद से बढ़ रहा है, बेरोजगारी से बढ़ रहा है, क्या देखते हैं? नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप जमीनी सतह पे देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई है। अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है। बिजली का निजाम बिगड़ा हुआ है। बेरोजगारी जो है इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। आखिरी बार 2014 में हुए थे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 2014 में कुल 111 सीटें थी। इनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित है। बाकी 87 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें लद्दाख की भी 4 सीटें शामिल थी। 2014 में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी, लेकिन पीडीपी भी बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं जुटा सकी थी। ऐसे में पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। 2014 विधानसभा चुनाव में सीटों का गणित: पीडीपी 28, बीजेपी 25, एनसी 15, कांग्रेस 12, जेकेपीसी 2, सीपीआईएम 1, पीडीएफ 1, निर्दलीय 3, कुल 87। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना बड़ी चुनौती। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते कई महीनों से बढ़ी आतंकी वारदातों को देखते हुए चुनाव आयोग के सामने यहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना बड़ी चुनौती है।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार यहां पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए साजिश रचता रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के लिए आतंकी वारदातों पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देखा गया कि जम्मू कश्मीर में काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहा। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग के सामने चुनौती है कि तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।